अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल समझनी है इसकी डेफिनेशंस, फिर आगे हम मूव करेंगे आगे इसके फर्दर प्रोविजंस की तरफ। लेक्चर की तरफ जाने से पहले थोड़ा अगर इंट्रोडक्शन कर लें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। किसके अंदर आते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। किस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की क्या वर्थ है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर, इसको भी आज हम देख लेते हैं। देखें, हमारे पास एक एक्ट है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। एक हमारे पास है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और भी एक्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर आ जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये चार मैंने आपको लॉज गिनवाए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और साथ ही साथ आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। चारों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक आ जाता है सेल्स ऑफ गुड्स, एक आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टीपीए जिसको कहते हैं, एक आ जाता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एक आ जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चारों का कनेक्शन क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है ओनली मूवेबल गुड्स के साथ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी डील करता है मूवेबल प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के साथ। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या करता है? आपको सर्टेन रिलीफ्स बताता है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ एन एक्सटेंशन सप्लीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बताता है कि आपका एग्रीमेंट किस तरीके से बनेगा, आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से साइन होगा, पाकिस्तान के अंदर पार्टीज़, प्राइवेट पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगी और फर्दर उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे किस तरीके से लेके चलेंगी। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के ख़त्म हो सकता है, नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी इकसाम है, ठीक है। तो ये सब हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। फिर आगे और भी चैप्टर्स आ जाते हैं आपके इंडेमनिटी के, बेलमेंट की ज़मानत के, वो एक अलग चीज़ है। चारों का कनेक्शन को समझने की कोशिश करें। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट डील्स ओनली विद द मूवेबल गुड्स, ठीक है। किस तरीके से आपने लेन देन करनी है गुड्स की, सेल परचेज करनी है, बायर कौन है, सेलर कौन है, ये सारा कुछ हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बताया। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ने हमें क्या बताया कि आपने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किस तरीके से करना है। ट्रांसफ़र किस तरीके से, ट्रांसफ़र का मतलब किस तरीके से, बिल फर्ज के आपने परमानेंटली किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है या टेम्प्रेरी पर्पस के लिए लीज़ पे देनी है किसी को कोई प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो उसके अंदर मूवेबल इमूवेबल दोनों आ जाती है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो खामियां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रह गई थी वही खामियां फुलफ़िल की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इसका तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की खामियों को फुलफ़िल किया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने, ठीक है। जहाँ पर मनी इज़ वाज नॉट द एडिकेट रिलीफ, सो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइडेड सर्टेन रिलीफ्स। तो 5 से 7 रिलीफ्स हैं, ठीक है। खैर, इन दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इसका और इसका अक्सर आप देखते हैं कि एलएलबी में आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साथ ही पढ़ाया जाता है। किस रीज़न की वजह से? रिजेंबलेंस क्या है दोनों में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील कर रहा होता है और सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर भी कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, लेकिन वो सर्टेन ओनली एप्लीकेबल ऑन गुड्स पर है, मूवेबल गुड्स पर। क्लियर है ये चीज़? तो चारों में आपको जो है आई होप के आपने इसको कंक्लूड किया होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को। चारों में डिफरेंस क्या है, चारों लॉज आपस में किस हद तक कनेक्टेड हैं। फर्दर आते हैं हम किसकी तरफ, अब आते हैं हम स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। सबसे पहले इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो है 15 मार्च 1930। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट याद रखना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा जी,
फिर आगे क्या आ जाता है, आगे आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 2, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त सेक्शन है, जिसके अंदर आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे इसकी जो है डेफिनेशन क्लासेस को। डेफिनेशन क्लासेस को समझना बड़ा ही नेसेसरी और कंपलसरी है। जब तक आप डेफिनेशंस को नहीं समझते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आप पूरा का पूरा एक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन समझ सकते हैं। अब डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो किस चीज़ के बारे में है, बायर के बारे में, कि बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि बायर की क्या डेफिनेशन है। बायर के बारे में ये कहा गया मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय, यानी ये डेफिनेशन तो आपने अंडरस्टैंड कर ही ली होगी कि कोई भी शख्स अगर एग्री करे कि परचेज करने के लिए, एक प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, जैसे आप अक्सर जाते हैं कोई भी आप जो है फ्रूट्स वगैरह परचेज कर रहे होते हैं, आप बाय कर रहे होते हैं या एग्री करते हैं। उसके बाद डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरली ट्रांसफर पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि आपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन बिना किसी मुआवजे के एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश की, तो ये क्या है, ये आपकी डिलीवरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट इंटाइटल टू गुड्स। अब ये देखें, ये जो हमारे पास डेफिनेशन है क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। टाइटल ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर हमारे पास सर्टिफिकेट या किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी सर्टिफिकेशन जो कि रिटर्न के अंदर हमारे पास मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं टाइटल ऑफ गुड्स। फॉल्ट क्या होता है कि बिल फर्ज, कि कोई भी आपने गुड्स परचेज की या कर रहे थे उस वक्त फॉल्ट था। किस चीज़ का फॉल्ट था, फॉल्ट था उस गुड्स के अंदर, दिखे तो सही थे लेकिन उस शख्स ने इंटेंशनली आपको गलत चीज़ मुहैया की, तो वो क्या है, वो उसका फॉल्ट है। फेल्यूर गुड्स और फ्यूचर गुड्स में क्या फ़र्क है, ये क्या है, फ्यूचर गुड्स। अब ये फ्यूचर गुड्स क्या होता है, फ्यूचर गुड्स को ज़रा समझें कि ऐसे गुड्स जो कि अभी मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। आपको एक सैंपल दिखाया गया और आपको ये कहा गया कि ये हमारे पास जो गुड्स हैं, ये गुड्स अभी मौजूद नहीं है, हम इसका स्टॉक क्रिएट करेंगे और विद इन 1 वीक आपको ये डिलीवर करवा देंगे। अब यहाँ पर आप ये देखें कि क्या एक ऐसे गुड्स जो कि अभी मार्केट के अंदर आए नहीं हैं, आपने उसका एग्रीमेंट कर लिया। अब फ्यूचर के अंदर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी है कि वो गुड्स अवेलेबल ही ना हो फ्यूचर में भी, तो फिर क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान पहुंचेगा, आप उसकी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। खैर, कहने का मकसद क्या है कि वो गुड्स जो कि अभी मैन्युफैक्चर नहीं हो, फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग, उसको हम गुड्स का नाम, फ्यूचर गुड्स का नाम देते हैं। गुड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें काउंट होती हैं, अगर गुड्स की बात की जाए तो गुड्स के अंदर हर किस्म के गुड्स, मूवेबल गुड्स काउंट हो सकते हैं, खाने पीने की अशिया हो सकती है, उससे हटके कोई भी गुड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि एक्सेप्ट मनी। उसके बाद आ जाता है मर्चेंटाइल एजेंट कौन होता है। एजेंसी के टॉपिक के अंदर हमने एजेंट का टॉपिक पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर मर्चेंटाइल एजेंट की बात कर रहा है। मींस मर्चेंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज सच एजेंट अथॉरिटी आइदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल। मर्चेंटाइल एजेंट वो होता है जो आपका एक एजेंट होता है, कौन सा एजेंट, जो कि मिस्टर ए से मिस्टर बी की तरफ प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करवाने के बीच का रोल प्ले कर रहा होता है, उसको हम मर्चेंटाइल एजेंट का नाम देते हैं। फिर उसके बाद सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल। फिर उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक गुड्स यानी कि ढेर सारा गुड्स पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने आपको कह दिया कि इनमें से मैं ये वाले गुड्स आपको ट्रांसफ़र करूँगा, वो वाले नहीं करूँगा, तो ये स्पेसिफिकेशन आ गई गुड्स की। मैंने आपको क्लियरिफिकेशन दे दी, मैंने आपको सर्टेनिटी बता दी कि भाई ये दे सकता हूँ, वो नहीं दे सकता, उसके बिहाइंड रीज़न क्या है। सेक्शन 4 क्या बात करता है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, सेल को ज़रा समझें। ये सेल आपको कहाँ मिलेगा फर्दर, सेक्शन 54 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। अब देखें, वहाँ पर जो सेल है वो एप्लीकेबल है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। यहाँ पर सेल की जो बात की जा रही है वो स्पेसिफिक गुड्स की बात की जा रही है, जो कि सेल्स ऑफ गुड्स ने बताया है।
कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। ये वर्डिंग आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर नहीं मिलेगी। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल की डेफिनेशन सेक्शन 54 के अंदर है, लेकिन आपने हरगिज़ उसको क्रॉस के साथ नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये नहीं लिखना कि भाई ये चीज़ वहाँ भी है तो वो भी सेम ही है, अलग है वो। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ समझनी है कि एग्री टू ट्रांसफर फॉर द पर्टिकुलर प्राइस देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्टी टू अनदर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। इसका क्या मतलब है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशन भी बताई जा सकती है 50% पेमेंट पहले 50% पेमेंट बाद में। एब्सोल्यूट फ़ौरन से पेमेंट कर दी, भाई ठीक है ये प्रॉपर्टी आप मुझे फ़ौरन से ट्रांसफ़र कर दें, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर हमारे पास जो 5 है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड। अब सेक्शन 5 क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय द ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर द प्राइस एक्सेप्ट ऑफ सच ऑफर द कॉन्ट्रैक्ट मे प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी। इमीडिएट डिलीवरी भी होती है, इमीडिएट डिलीवरी फॉर द गुड्स और इमीडिएट पेमेंट प्राइस और बोथ, और फॉर द डिलीवरी ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट डेट द डिलीवरी और पेमेंट बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड। अब देखें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता कैसे है। सबसे पहले तो ये हुआ कि बोथ पार्टीज ने क्या किया, जो है सेम टाइम पे ट्रांजैक्शन कर दी, यानी कि मिस्टर ए ने पेमेंट कर दी बी को और बी ने क्या कर दिया, बी ने उसी टाइम पे जो है गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए। सेकेंडली क्या किया, सेकेंडली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की। जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी तो डिलीवरी क्या हो जाएगी, पोस्टपोन। डिलीवरी पोस्टपोन हो जाएगी जब तक इंस्टॉलमेंट फुलफिल नहीं होती, ठीक है। Subject to the provision of any law for the time being in force, the contract of sale may be made in writing by words of mouth, partially in writing or by words of mouth, may implied for the conduct of parties। Depend करता है किस पे, conduct of parties पे, conduct of parties पे। इसका क्या मतलब है, इसका मकसद सिंपल ही इतना है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज का मकसद सिंपल इतना है कि पार्टीज चाहें तो म्यूचुअली कॉन्सेंट के साथ ओरली करें, पार्टीज चाहें तो म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ रिटर्न में करें। और अक्सर प्रैक्टिकली यही देखा गया कि रिटर्न के अंदर नहीं, वर्बली होता है। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि सर ये एक्ट आया क्यों, इसका बेसिक पर्पस क्या था, इसका हमारे पास प्रियम्बल क्या है। वेयर एज टू expedite the define amend the law relating to sales of goods, enact doubtful। अब देखें enact to define और amend law relating to the sales of goods, ये कानून सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स पर ही एप्लीकेबल है, गुड्स की ट्रांजैक्शन पर ही एप्लीकेबल है। मूवेबल गुड्स नॉट इमूवेबल गुड्स। मूवेबल गुड्स जो कि बड़े पैमाने पे अक्सर कंपनीज आपस में जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, तो वो स्पेसिफिकली सेल्स ऑफ गुड्स के तहत ही करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट अगर वो करती हैं आपस में एक लंबे अरसे का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का करेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलरली उन्होंने एक टेंडर पास करना है, पर्टिकुलरली उन्होंने एक जो है गुड्स सप्लाई करने हैं दूसरी पार्टी को, तो वो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उस पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड, तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत है, जो हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो हम सेक्शन 5 से ऑनवर्ड आगे इसको लेके चलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन हमने समझ ली, सेक्शन 4, 5 भी हमने समझ लिया, आगे चल के हम सेक्शन 6 से ऑनवर्ड चलेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह विद इन 3 to 4 डेज़ इस पूरे के पूरे एक्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।